हाइपोथेसिस है। हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, ये आपने यूपी बिहार और तमाम जगहों से जिस प्रकार से काम किया, अपने देशों के बारे में सभी को अपने ज्ञान से शिक्षित किया, हम आपके बहुत आभारी हैं। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं SNR रिजवी सर। उनको मैं अपने अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए बुलाऊं, उससे पहले मैं निखिल से निवेदन करूंगा कि उन्होंने रिजवी सर का एक अच्छा सा पोर्ट्रेट बनाया है, तो निखिल से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया आएं और SNR रिजवी जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, उनको ये पोर्ट्रेट आप लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हाँ क्या ये बहुत सुंदर अब ऐसा है कि निखिल सभी का बनाए तो बहुत अच्छा निखिल जी सभी के लिए पोर्ट्रेट आप बनाइएगा। मैं भी ठीक ठाक बोल लेता हूँ, मेरे लिए भी बना सकते हैं जी। तो अब मैं SNR रिजवी सर से निवेदन कर रहा हूँ, गोरखपुर विश्वविद्यालय में इतिहास के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर और हमारे पिछले वर्ष के कार्यक्रम के भी अध्यक्ष थे, और इसके पहले हम लोग कई कार्यक्रमों में सर को सुन चुके हैं। आप लोग जोरदार तालियों से सर का स्वागत है। इसके नजदीक सभागार में उपस्थित देवियों और सज्जनों, और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आयु के साथ स्मरण शक्ति का भी ह्रास हो रहा है, और पिछले 25 वर्षों से मैं शुगर की दवा खाता हूँ रेगुलर सुबह और शाम, और जिसके नाते विस्मरण की शक्ति बढ़ती जा रही है। स्मरण की नहीं, विस्मरण की शक्ति बढ़ रही है। और मजबूरी में मुझे आज ठीक करते हैं ये लोग कि अध्यक्षता के लिए बैठा देते हैं। अध्यक्षता बुजुर्ग आदमी को बैठा करके उससे कम बुलवाया जाता है, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि भाई ठीक है, चुपचाप बैठे रहना है, सुनना है, कुछ ज्ञान बढ़ेगा या भूल जाएंगे कोई बात नहीं। दूसरी बात है कि उम्र जैसे बढ़ती है काम करने की शक्ति कम होती जाती है, अध्ययन की भी शक्ति कम हो जाती है, सोचने की भी शक्ति कम हो जाती है। तो नए इतिहासकारों के सामने बुजुर्ग बैठ कर के ये सोचता है कि हम कितने अक्षम हैं और कितना दुनिया आगे बढ़ गई है और कितना वो लोग सक्षम हैं। मैं यही सब सोच रहा था, और दो बड़े विद्वान इतिहासकारों को मैंने सुना। इसमें सलील को मैंने पहली बार 1988 में पिथौरागढ़ में उत्तर प्रदेश इतिहास कांग्रेस में एक शोध पत्र पढ़ते हुए सुना था, और वो शायद सांप्रदायिकता पर उन्होंने पढ़ा था। और मेरे स्वर्गीय गुरु लाल बहादुर वर्मा अध्यक्षता कर रहे थे, और हम लोग बड़ी गंभीरता के साथ, शायद इससे भी कुछ कम ही संख्या थी, इसलिए बड़ी गंभीरता के साथ उसको सुन रहे थे। तब मैं भी जवान ही था, तो मैं ये सोचता था कि ये लड़का जो है, मेरे सामने उस वक्त ये लड़के ही लगते थे, ये लड़का बहुत आगे बढ़ेगा। और उसके बाद फिर हमने इनको आमंत्रित किया उत्तर प्रदेश इतिहास कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। इन्होंने भाषा पर अपना अध्यक्षीय उद्बोधन किया था जो प्रकाशित है, और उसमें उन्होंने मेरी उस कल्पना को या मेरे उस अनुमान को सही साबित किया कि वाकई में वो एक बड़े इतिहासकार हो गए हैं। और आज उन्होंने जो इतिहास लेखन की शैली और उसके तरीक़ों को जिस तरह से अलग अलग करके हमें बताया, जो हम नहीं जानते, भले इतिहास मैं लिखता हूँ लेकिन इतिहास किस तरह का मैं लिखता हूँ ये बता सकते हैं, मैं खुद नहीं बता सकता। इसलिए ये
एक तरह से हम सभी के लिए एक आदर्श हैं, हमारे लोगों के लिए एक ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले इतिहासकार हैं। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। दूसरे मेरे मित्र JN सिन्हा साहब हैं, इनसे भी मेरी दिल्ली में एक आध बार मुलाकात तो नहीं हुई, फ़ोन पे बात हुई थी। और इसी संगठन के किसी बैठक में जब कोरोना चल रहा था तो उसमें ये कुछ अपनी बातें कह रहे थे और मैंने उसको सुना था। वो संदर्भ मुझे याद नहीं है, लेकिन आज वो अपनी किताब जिसके बारे में वो कह रहे थे, फतेह शाही पर, उसके बारे में मैं बहुत दिनों से सुन रहा था और सोच रहा था। क्योंकि जब मैंने अपना शोध कार्य किया था और जो 1987 में पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस ने छापा था 18वीं सदी के जमींदार, तो उसमें फतेह शाही का संक्षेप में मैंने जिक्र किया है। और उस समय जमींदारों का अध्ययन करते समय उस समय एक धारणा थी कि 18वीं सदी क्या ब्लैक माना जाए, अंधकारमय युग है, या ये प्रोग्रेसिव एज है या सेंचुरी है। और दो तरह के इतिहासकार थे उस समय, इरफान हबीब जैसे लोग या जितने मार्क्सवादी थे, उनका ये मानना था कि ये पराभव का, पतन का, अंधकार का युग है। और दूसरी तरफ अंग्रेज ये बताना चाह रहे थे कि नहीं, हम जब से आए हैं ये देश आगे बढ़ रहा है और प्रगति का इतिहास, यानी 18वीं सदी डार्क एज न होकर के प्रोग्रेसिव एज है। और बेली वगैरह उसमें तमाम लोग लिख रहे थे। इस विवाद के अंतर्गत सामंतों के, सामंती व्यवस्था के अंतिम जो पहरुए थे जमींदार, उनके बारे में मैं अध्ययन कर रहा था। और मैंने ये पाया कि ये लोग कहाँ तक केंद्रीय व्यवस्था को, केंद्रीय सत्ता को कमज़ोर करने में मेहनत किया इन लोगों ने, अपना खुद का राज बढ़ाया, निहित स्वार्थों के लिए, कोई सुधार के लिए नहीं, किसी तरह का कोई नए समाज के निर्माण के लिए नहीं, बल्कि अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये सारा काम किया। और मैंने शायद फतेह शाही को उसी रूप में देखा था, जो बागी होकर के गोरखपुर के बॉर्डर पर उन्होंने एक बड़ी जमींदारी स्थापित कर ली थी। लेकिन उनकी जमींदारी से देश को क्या लाभ हुआ, समाज को क्या लाभ हुआ, ये मैं नहीं समझ पाया और न मैंने उसके बारे में कुछ लिखा। मैं समझता हूँ कि फतेह शाही पर इनकी पुस्तक हमारा ज्ञानवर्धन करेगी और मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, इन लोगों के बातों को या उसमें उनको सुनने के बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। लेकिन एक पूरब में कहावत है, सजनी हमहू राजकुमार। तो मैं कैसे राजकुमार न बनूं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये मनोविज्ञान का प्रश्न है। अगर इससे मैं हट जाऊं तो फिर कोई बात ही ना होगी। तो मैं इस अवसर पर कुछ अपनी बातें इसलिए कहना चाहूँगा कि जिस आयोजन को हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में कोई बात अभी तक नहीं की गई है। आज 10 मई 2025 को 1857 के विद्रोह, उसकी घटनाओं और विद्रोह के नायकों को स्मरण करने हेतु क्रिएटिव हिस्ट्री ग्रुप द्वारा इस सभा का आयोजन करके एक राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन किया गया है। इसके लिए प्रोफेसर देवेंद्र चौबे, रश्मि चौधरी और इस संगठन के सभी सदस्य बधाई एवं प्रशंसा के पात्र हैं। 1857 के विद्रोह से पूर्व सतत रूप से कंपनी सरकार के विरुद्ध देसी राजाओं और जनजातियों के विद्रोह की एक श्रृंखला रुक रुक कर चली आ रही थी, किंतु राष्ट्रीय स्तर पर 1857 का सशस्त्र विद्रोह प्रथम एवं शायद अंतिम था। इसके बाद सशस्त्र विद्रोह की जगह गांधीवादी आंदोलन ने ले लिया और उसी के साथ कुछ क्रांतिकारी युवकों ने अलग अलग संगठन बनाकर सशस्त्र क्रांति करने का छिटपुट प्रयास किया। लेकिन व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर कोई विद्रोह 1857 के बाद नहीं हुआ। ये इसकी महत्ता है और ये अपने आप में प्रथम और अंतिम भी है।
1857 के विद्रोह में अपने प्राणों की बलि देकर जिन वीरों ने इसे संपादित किया था, उनको याद करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। इस विद्रोह के स्वरूप को लेकर बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं। यहाँ हम उन सभी व्यक्तियों, जातियों एवं समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को याद करना चाहेंगे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, इस विद्रोह से सहानुभूति रखने वाले आम जन को भी याद करेंगे जिन्हें परिस्थितियों ने मुखर होने का अवसर प्रदान नहीं किया। ये जरूरी नहीं है कि सभी हथियार लेकर के आए, कुछ लोग मुखर नहीं हुए। जैसे कि मैंने किताब पढ़ी जेटी नैस की, वॉलंटियरिंग इन इंडिया, ये लंदन में 1899 में छपी थी। और आपको याद होगा कि जब कंपनी सरकार खतरे में आ गई थी तो हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ थे उन्होंने एक संगठन बनाया था वॉलंटियरिंग का, और वो बिना पैसे के अंग्रेजी सरकार की तरफ से लड़ने के लिए घुड़सवार फौज लेकर के चले थे कलकत्ता से। नैस उनमें एक था। और वो जब बस्ती आया, तो बस्ती आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के में एक जनपद है, वो जब बस्ती आया तो वहाँ की जो रानी थी, बस्ती की रानी जो थी, वह अंग्रेज़ों के समर्थन में थी और जनता उसके विपरीत थी, लेकिन रानी का विरोध नहीं कर सकती थी और अंग्रेजी फौज का भी विरोध नहीं करती। तो वॉलंटियरिंग में वो लिखता है कि वहाँ के लोगों ने बंगाल की यूनियनरी की एक टुकड़ी के आने पर झूठी चापलूसी करते हुए अपनी खुशी जाहिर की जनता ने, लेकिन वे अपने चेहरे से अपनी घृणा के भाव को और शत्रुता को छिपा नहीं सके। ये जनता थी जो कह रही थी बड़ा अच्छा हुआ आप आ गए, अब हम बागियों से बच जाएंगे, लेकिन चेहरा बता रहा था कि तुम लोग आए हो, बिना बुलाए मेहमान हो। विद्रोहियों के साथ साथ जनता का लगाव इससे भी देखा जा सकता है। कुंवर सिंह की फौज में वे लोग भी बड़ी संख्या में शामिल थे जिनके पास लाठी डंडे या भाले के सिवा कोई हथियार नहीं था, और उनको कोई वेतन भी नहीं दिया जाता था, सिर्फ भोजन पर वो लड़ रहे थे। अब ऐसी सेना केवल जन सेना हो सकती है, कोई किराए की या ऐसी सेना जो हम कल्पना करते हैं वो सेना नहीं थी। बागियों की फौज में प्रशिक्षित सिपाहियों की तुलना में आम जन की भीड़ अधिक थी। बस्ती जनपद के महुआ डाबर गांव एक है घाघरा के किनारे, वहाँ की उस ग्रामीण जनता को भी आज हम भूलेंगे नहीं जिन्होंने 6 अंग्रेज अफसरों को मौत के घाट उतार दिया था, और उसके नतीजे में उनके गांव को अंग्रेज़ों ने जला दिया था और 5 लोगों को मौत के सज़ा दी थी। वे लोग उनको मारे जाने के बाद वो मुस्लिम थे, उनकी लाशों के साथ क्या हुआ ये इतिहास कहीं नहीं बताता। यह आम जन विद्रोह की ताकत थी, इन्हें हम भुला नहीं पाएंगे क्योंकि इन्होंने किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर साथ नहीं दिया था, उन्हें धन और यश की भी कामना नहीं थी। आम जन के असंतोष और विद्रोह के भाव को कंपनी सरकार की बंगाल आर्मी के सैनिकों ने मुखर रूप से व्यक्त किया। ये सैनिक भी तो ग्रामीण समाज के सामान्य वर्ग के लोग थे, भले ही उनकी जात उच्च जाति की थी। उन्होंने अपने निज धर्म की रक्षा के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध अपने ही मालिकों के खिलाफ हथियार उठाया। विद्रोह को कुछ सैनिक कंपनियों जैसे 19वीं और 34वीं रेजिमेंट ने नेतृत्व दिया। इसमें मंगल पांडे की 34वीं रेजिमेंट प्रमुख थी। मंगल पांडे ने 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़कर अपने प्राणों की आहुति दी। उसकी कंपनी ने के जमादार ईसरी पांडे को भी मौत की सज़ा दी गई। मंगल पांडे सिर्फ एक उत्तेजित सिपाही नहीं था, वह एक अमेरिकन इतिहासकार शोधार्थी है फोस्टर, उसने अपनी थीसिस में लिखा है कि मंगल पांडे एक चतुर क्रांतिकारी था। इस क्रांतिकारी की हवा या उसके बलिदान की उसके घटना के बाद 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया और 11 मई को वो दिल्ली पहुंचकर मुगल बादशाह बहादुर शाह के नेतृत्व में
को नेतृत्व संभालने के लिए बाध्य किया और तभी यह एक राष्ट्रीय विद्रोह बन सका। आप जानते हैं कि बहादुर शाह लड़ने के लिए नहीं तैयार था। ये सिपाही थे और वो गांव के सिपाही थे जो 6 रुपये तनख्वाह पाने वाले लोग थे। तो यह लोगों ने इसे राष्ट्रीय रूप दिया और इसलिए हम आम जन के असंतोष और विद्रोह को आज भूल नहीं सकते। उन्होंने जो कुछ किया वह देश के लिए किया और इसलिए आज हमें उन्हें याद रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार जो 1857 के विद्रोह को न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वाधीनता संग्राम मानते हैं, वो भी लिखते हैं कि 25 जुलाई को दानापुर के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और पश्चिम में लगभग 25 मील की दूरी पर स्थित आरा की ओर चल पड़े। यहाँ पर आरा के निकट जगदीशपुर के तालुकेदार कुंवर सिंह के निर्देशन में विद्रोह जन विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। दूसरे शब्दों में कुंवर सिंह ने जन विद्रोह का नेतृत्व किया, न कि सामंत वर्ग का या अपने हित अथवा स्वार्थ का। उनकी योजना राष्ट्रीय स्तर की थी। उन्होंने स्वतः संघर्ष का मार्ग चुना था। मित्रों, मनुष्य की प्रेरणा का स्रोत या उसके जो भी आप कह सकते हैं वह प्रेरणा जो है वह स्वर्ण का लोभ या यश की कामना होती है। जिन लोगों ने इसमें मनुष्य मूर्त रूप में दिखने वाले स्वर्ण रूपी धरती को देखता है और उसे पाने के लिए तत्काल दौड़ पड़ता है, लेकिन अमूर्त रूप में विद्यमान यश प्राप्ति के लिए उच्च आत्मा रखने वाले जिनकी संख्या कम ही होती है आकृष्ट होते हैं। निश्चित रूप से कुंवर सिंह उनमें से एक थे। बाबू कुंवर सिंह ही नहीं, उनका परिवार इसका प्रमाण है। उनके परिवार में कोई विभीषण या कैकेयी और मंथरा जैसी कोई महिला न थी। उनके 4 प्रमुख सहयोगी हरिकृष्ण सिंह अथवा हरकिशन, निशान सिंह और अमर सिंह तथा बाबू कुंवर सिंह की दूसरी पत्नी धर्मन बीबी के बारे में शोधपूर्ण विस्तृत आलोक डॉक्टर रश्मि चौधरी ने लिखा है और जो प्रकाशित भी है, उसके आधार पर मेरा यह मत है। स्वर्ण रूपी भूमि पर कब्जा करने की ओर अधिकांश सामंत भागे। उन्हें बड़ी बड़ी जमींदारियां, उपाधियां और पुरस्कार मिले, किंतु वे यश न पा सके। मैं यहाँ कुछ ऐसे लोगों का उल्लेख करना चाहूँगा जिसे सामान्य जन तो क्या इतिहास के विद्यार्थी भी ठीक से नहीं जानते कि उनकी उपलब्धियाँ क्या थी, वे कौन थे और कहाँ के थे, जो आज उनके बारे में जो उन्होंने प्राप्त किया था, जो उनकी उपलब्धि थी, वो भी आज उनके पास नहीं है। 25 सितंबर 1855 ईस्वी को राजेंद्र किशोर सिंह बेतिया राज के राजा बने थे। उन्होंने विद्रोह में कंपनी सरकार का साथ दिया था। आज बेतिया राज की संपत्ति चर्चा का विषय है, जिसे बिहार सरकार अधिग्रहित कर रही है। परिवार तो बहुत पहले समाप्त हो चुका है। यश की बात तो छोड़िए, महाराजा छत्रधारी सिंह कंपनी सरकार के विद्रोह में सहायता करने वाले दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने मरते समय 40 लाख रुपए छोड़े थे। वो हथुआ के राजा थे। उनके उत्तराधिकारियों ने इस धन का दुरुपयोग किया और उसमें छत्रधारी सिंह के उत्तराधिकारी महाराजा राजेंद्र प्रताप शाही अपने पिता द्वारा अंग्रेज़ों की सेवा का लाभ उठाया। उन्होंने साहबाद में कुंवर सिंह की जब्त की गई जागीर में से 20,000 रुपये वार्षिक राजस्व वाली एक वंशानुगत जागीर प्राप्त की। डुमराव के महाराजा ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तारीख़ उज्जैनिया के अनुसार डुमराव के राजा ने कुंवर सिंह की सहायता करने से इनकार कर दिया था। आज़ादी के समय डुमराव का राज का क्षेत्रफल 2330 वर्ग किलोमीटर था। इसी तरह दरभंगा के राजा की भी आज हम यहाँ को याद कर सकते हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। आज उन सब को लोगों ने भुला दिया, लेकिन कुंवर सिंह को आज जन जन याद करता है, क्योंकि उन्होंने यश की कामना की थी, उन्होंने देश के लिए लड़ाई की थी,
उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई थी, उनका उद्देश्य महान था, वे स्वयं में महान थे, इसलिए उन्हें हमें याद रखना चाहिए। यह इतिहास का एक तरह से ये इतिहास की विडंबना है कि 1857 के विद्रोह को सामंतों का, राजाओं का विद्रोह कहा जाता है। हालांकि गणना करने पर किताबों में जो उनकी संख्या है वो बहुत कम है, फिर भी सामंतों का विद्रोह है। और जो जनता गांव से लेकर के, सेना से लेकर के और सामंतों तक जिस जनता ने साथ दिया, जिन्होंने नेतृत्व किया, उसे जन विद्रोह करने में आज भी लोगों को कष्ट हो रहा है और उसे भुलाने की कोशिश की जा रही है। अंत में एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। पुराने ज़माने की बात है कि एक गुलाम जिसके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी और जिस्म से लोहे की भारी जंजीर लिपटी थी, जिसके वजन से वह झुककर बड़ी मुश्किल से चल रहा था। उसकी हालत देखकर वहाँ मौजूद लोगों ने उसके मालिक की लानत मलामत की, उसे जालिम और बर्बर कहा। लेकिन उनकी बातें सुनकर वह गुलाम तनकर खड़ा हो गया और गर्दन तिरछी करके बड़े तीखे अंदाज में कहने लगा, ऐसा मत कहो। यह क्या कम है कि मेरे मालिक ने मुझ पर भरोसा करते हुए लोहे की इस भारी भरकम जंजीर को मेरे हवाले कर दिया है। कहते हैं कि जब यह खबर उसके मालिक तक पहुंची तो उसने हुक्म दिया कि उसके हाथों, पैरों और जिस्म से उन जंजीरों को उतार दो। अब उसकी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि अब पूरी तरह से मानसिक रूप से गुलाम बन चुका है। शायद गदर में निभाई गई जमींदारों, राजाओं और महाराजाओं की भूमिका को देखकर अंग्रेज मालिकों ने ऐसा ही महसूस किया होगा और उन्होंने उनको बड़े मनसब, जागीर, ओहदे आदि नवाजा। गोरखपुर के एक मियाँ साहब हैं जो उस समय गदर के ज़माने में मौजूद थे। उन्होंने अपने लफ्ज़ों में लिखा कि जरा जिसने भी खैर ख्वाही किया हुआ उसको जागीर व मनसब अता, यानी जो जरा भी खैर ख्वाही करता रहा अंग्रेज़ों का, उसको मनसब मिला। राजा से महाराजा बन गए, जमींदार से जागीरदार बन गए, लेकिन उनकी आत्मा मर चुकी थी। आज हमें उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कुंवर सिंह जैसे और महुआ डाबर के गांव के उन अनाथ निरीह जो एक मजदूर थे, जो छोटे काम करते थे, जो बुनकर थे, जिन्होंने अपना बलिदान किया, उन्हें हमें याद रखना चाहिए। यही 1857 की 10 मई की आज की शाम को हमें याद रखने की ज़रूरत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप भी अनुभवी हैं, इसलिए आपको इस कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाया गया है। मुनव्वर अहमद साहब का एक शेर है कि देखना साथी छूटे न पूरे लोग, बहुत अच्छी कहानी थी ये तो उस क्रम में हम लोग आपको रखे हुए हैं। एक और भी शेर है कि हम यादात जमाने के काम आए, जब टूटने लगे तो जलाने के काम आए, और तलवार की नियाम कभी फेंकना नहीं, शायद दुश्मनों को डराने के काम आए। तो ये है। और आज भारत पाकिस्तान में जो युद्ध की स्थिति थी, वो सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, अभी ये जानकारी है, और युद्ध रुक गए हैं। ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। और व्याख्यान का ये सत्र यहीं पे समाप्त होता है और मैं मंचासी से निवेदन करूँगी नीचे आ जाए आगे अपना स्थान भाई, बिल्कुल। और अब इस कार्यक्रम की धारा को मुझे बदलना है। हम आपकी किताब देखेंगे क्योंकि मुझे उसमें देखना है बहुत सी चीज़ें। एक कवि सम्मेलन है और दूसरा भोजन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हान साहब को सुना जाए। बहुत बहुत भाई। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए